हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी विद रश्मि। यूपीपीसीएस 2024 प्रीलिम्स एग्ज़ाम जो कि 27 अक्टूबर को होने वाला है, उसके लिए इंडियन पॉलिटी के प्रैक्टिस सेट का आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 10 है। 9 प्रैक्टिस सेट हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप उन्हें देख सकते हैं, आप उन्हें देख लीजिएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए और आपका जो भी डाउट हो, जो भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट बॉक्स में उसे लिख सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो और कमेंट में ये भी जरूर बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह किसी बिल पर अपनी अनुमति रोक ले। यानी ऐसा कौन सा आर्टिकल है जिसके तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है कि वह किसी बिल पर, किसी विधेयक पर अपनी अनुमति रोक ले। ऑप्शन है ए अनुच्छेद 63, ऑप्शन बी अनुच्छेद 108, ऑप्शन सी अनुच्छेद 109 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 111। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 111, यानी कि आर्टिकल 111 111। भारतीय संविधान के आर्टिकल 111 के अंतर्गत राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वो किसी बिल पर अपनी अनुमति रोक सकते हैं। और ये अधिकार क्यों होगा? क्योंकि जो हमारी संसद है उसके 3 अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। आर्टिकल 79 के अनुसार संसद 3 अंगों से मिलकर बनती है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। और कोई भी विधेयक लोकसभा और राज्यसभा से पारित होने के बाद तभी कानून बनता है, तभी अधिनियम बनता है जब राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर देते हैं। तो इसीलिए संविधान के आर्टिकल 111 के तहत राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया है कि वह किसी बिल पर अपनी अनुमति रोक सकता है और चाहे तो अपनी अनुमति भी दे सकता है। ये भी पूछा जा सकता है कि किसी बिल पर अनुमति किस आर्टिकल के तहत दे सकता है, तो वो आर्टिकल भी है 111। उसी आर्टिकल 111 के तहत ही राष्ट्रपति किसी बिल पर अपनी अनुमति रोक भी सकते हैं और दे भी सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारिया आयोग गठित हुआ था समीक्षा करने के लिए। ऑप्शन है ए राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के मध्य संबंधों की, ऑप्शन बी विधायिका और कार्यपालिका के मध्य संबंधों की, ऑप्शन सी कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य संबंधों की और ऑप्शन डी संघ और राज्यों के मध्य संबंधों की। तो सबसे पहले सरकारिया आयोग की बात करते हैं। सरकारिया आयोग का गठन किया गया था केंद्र सरकार के द्वारा जून 1983 को। जून 1983 में केंद्र सरकार के द्वारा सरकारिया आयोग का गठन किया गया था। इसमें कुल 3 सदस्य थे। सरकारिया आयोग नाम पड़ा था, जो इसके अध्यक्ष थे वो थे सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश RS सरकारिया, यानी कि रंजीत सिंह सरकारिया। इनका पूरा नाम था RS सरकारिया, रंजीत सिंह सरकारिया। और 2 इसमें अन्य सदस्य थे B शिवरामन और SR सेन। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। इसका गठन हुआ था जून 1983 में केंद्र और राज्यों के मध्य संबंधों की समीक्षा करने के लिए, उन पर सुझाव देने के लिए। इसीलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कि सरकारिया आयोग का गठन हुआ था केंद्र यानी कि संघ और राज्यों के मध्य संबंधों की समीक्षा करने के लिए। इसीलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। और इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी जनवरी 1987 में। ये भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? यानी कि कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन का भाग है जिसे कहा जाता है द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? ऑप्शन है ए मूल अधिकार, ऑप्शन बी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन सी उद्देशिका और ऑप्शन डी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी उद्देशिका, यानी कि प्रियम्बल। जो हमारे संविधान की उद्देशिका है, प्रस्तावना है, उसे ही संविधान की आत्मा कहा जाता है। और अगर पूछा जाए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो तब आंसर होगा आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32। अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार पूछा जाए तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा और हृदय कहा था संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इन्होंने संविधान की आत्मा और हृदय कहा था आर्टिकल 32 को, यानी कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा। और जो हमारी उद्देशिका है, उद्देशिका का विचार लिया गया है अमेरिका के संविधान से, ये भी ध्यान रखिएगा। उद्देशिका का विचार लिया गया है अमेरिका के संविधान से, जबकि जो उद्देशिका की भाषा है वो ली गई है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से।
तो आप इसलिए ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि सब कुछ हम इस पर लिख नहीं सकते हैं, इसलिए आप ध्यान से सुनिएगा। जो उद्देशिका की भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है, जबकि उद्देशिका के विचार को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मूल अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 के तहत है। आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है और ये भी अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के भाग 4 आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है और नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, ये भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन और कारण दिया गया है, हमें कूट की सहायता से बताना होगा कि कौन सा ऑप्शन सही है। कथन है हमारा, केंद्र राज्य संबंधों पर पुनर्विचार की मांग बढ़ती रही है। कथन हमारा बिल्कुल सही है, केंद्र और राज्यों के जो संबंध हैं उन पर हमेशा पुनर्विचार की मांग बढ़ती रही है। कारण क्या है? कारण है इसका, राज्यों के पास विकास कार्यों के लिए पर्याप्त साधन नहीं है। तो कारण भी हमारा बिल्कुल सही है और कारण कथन की व्याख्या भी कर रहा है कि केंद्र और राज्यों के बीच जो संबंध है उन पर पुनर्विचार की मांग हमेशा बढ़ती रही है। क्यों? क्योंकि राज्यों को ऐसा लगता है कि उनके पास विकास कार्यों के लिए, अपने विकास के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं है। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। हम बिना टाइम वेस्ट किए अपने क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए आप अच्छे से डिस्कस कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, इसका आशय क्या है? वैसे आर्टिकल 129 के तहत, जो भारतीय संविधान का आर्टिकल 129 है, वो सुप्रीम कोर्ट को एक अभिन्यायालय की, जो अभिन्यायालय है उसका दर्जा प्रदान करता है। तो भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है वो एक अभिलेख न्यायालय है, यह आर्टिकल 129 में कहा गया है। तो अभिलेख न्यायालय का मतलब क्या होता है? ऑप्शन है ए, इसे अपने सभी निर्णयों का अभिलेख रखना होता है। ऑप्शन बी, इसके सभी निर्णयों का साक्ष्यात्मक मूल्य होता है और इस पर किसी भी न्यायालय में प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता। ऑप्शन सी, इसे अपनी अवमानना करने वालों को दंडित करने की शक्ति है। और ऑप्शन डी, इसके निर्णयों के विरुद्ध कोई अपील नहीं की जा सकती है। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी, दोनों ही इसके बिल्कुल सही आंसर हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आयोग ने इसका आंसर दोनों माना है। क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय का जो सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। अभिलेख न्यायालय का मतलब होता है कि उसके सभी निर्णयों का साक्ष्यात्मक मूल्य होता है और इस पर किसी भी न्यायालय में प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता। जो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय होते हैं वो बाकी सभी कोर्टों के लिए दिशा निर्देश का काम करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के सभी निर्णयों का साक्ष्यात्मक मूल्य होता है और इस पर किसी भी न्यायालय में प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता। सबसे ज्यादा जो, अगर इसका आंसर इसमें से ही चुनना हो तो वो जो सबसे ज्यादा आंसर इसका सही होगा ऑप्शन नंबर बी। लेकिन ऑप्शन नंबर सी भी सही है कि इसे अपनी अवमानना करने वालों को दंडित करने की शक्ति है, उसे इसलिए भी उसे अभिलेख न्यायालय का दर्जा दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट को अपनी अवमानना करने वालों को दंडित करने की शक्ति भी दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम न्यायिक पुनर्अवलोकन यानी कि जुडिशियल रिव्यू, अगर आपको हिंदी में समझ में ना आए तो आप एक बार उसकी इंग्लिश जरूर देखिएगा। हो सकता है कि कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो हमें हिंदी में समझ में नहीं आते लेकिन इंग्लिश में समझ में आ जाते हैं। तो न्यायिक पुनर्अवलोकन यानी कि जुडिशियल रिव्यू, इसकी व्यवस्था रखते हैं कौन से देश हैं जो न्यायिक पुनर्अवलोकन की व्यवस्था रखते हैं? ऑप्शन है ए, केवल भारत में है। ऑप्शन बी, केवल यूके में है। ऑप्शन सी, केवल यूएसए में है। और ऑप्शन डी, भारत और यूएसए दोनों में है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बोथ इन इंडिया एंड यूएसए, यानी कि भारत और यूएसए यानी अमेरिका दोनों में न्यायिक पुनर्अवलोकन जुडिशियल रिव्यू की व्यवस्था की गई है। न्यायिक पुनर्अवलोकन का क्या मतलब होता है? न्यायिक पुनर्अवलोकन का मतलब होता है कि संसद के द्वारा पारित किए गए कानून और कार्यपालिका के द्वारा लागू किए गए कानूनों की संवैधानिकता की सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जांच करना कि क्या वो संविधान के किसी प्रावधान का उल्लंघन तो नहीं करते हैं। उसे कहते हैं न्यायिक पुनर्अवलोकन यानी कि जुडिशियल रिव्यू। और अगर कोई भी प्रावधान संविधान के किसी प्रावधान का उल्लंघन करता है, कोई भी कानून, कोई भी आदेश संसद का या कार्यपालिका का, तो फिर सुप्रीम कोर्ट उसे अवैध घोषित कर सकती है, उसे असंवैधानिक घोषित कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
वह कौन राष्ट्रवादी नेता था जो 1925 में केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष यानी कि स्पीकर चुना गया था? वो कौन थे जो 1925 में केंद्रीय विधानसभा यानी कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष चुने गए थे? ऑप्शन है ए मोतीलाल नेहरू और ऑप्शन बी विट्ठल भाई पटेल। आप इन्हीं दोनों ऑप्शन में बताइए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी विट्ठल भाई पटेल। विट्ठल भाई जे पटेल वो राष्ट्रवादी नेता थे जो कि 1925 में केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए थे। तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार है एक। ऑप्शन है ए मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी वैधानिक अधिकार, ऑप्शन सी नैतिक अधिकार और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वैधानिक अधिकार, एक लीगल राइट। वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत जो संपत्ति का अधिकार है, राइट टू प्रॉपर्टी है, वो है एक वैधानिक अधिकार, एक लीगल अधिकार। पहले जो संपत्ति का अधिकार था वो मूल संविधान में उसे मौलिक अधिकार के अंतर्गत शामिल किया गया था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के माध्यम से, ये संशोधन आप ध्यान रखिएगा, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के माध्यम से संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर एक वैधानिक अधिकार, एक संवैधानिक अधिकार का दर्जा दिया गया। उसे मूल अधिकारों की श्रेणी से हटाकर भारतीय संविधान के भाग 12 के तहत आर्टिकल 300 क्लोज ए के तहत उसे शामिल कर दिया गया। तो ध्यान रखिएगा, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत संपत्ति के अधिकार का जो मूल अधिकार का दर्जा था वो समाप्त किया गया था। उसे संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से बाहर किया गया था और वर्तमान में है वो वैधानिक अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कथन और कारण दिया गया है। कूट की सहायता से हमें बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। कथन है हमारा, भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है। तो कथन हमारा बिल्कुल सही है। केसी वेयर के अनुसार भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है। क्यों? क्योंकि भारतीय संविधान ना तो पूर्ण रूप से संघात्मक है और ना ही पूर्ण रूप से एकात्मक है, इसलिए कथन हमारा बिल्कुल सही है। कारण है, भारतीय संविधान न तो संघात्मक है और न ही एकात्मक, तो कारण हमारा गलत है। अगर यहाँ होता कि भारतीय संविधान ना तो पूर्णतः संघात्मक है और ना ही पूर्णतः एकात्मक, तो कारण हमारा सही हो जाता, लेकिन इसमें बोला गया है कि भारतीय संविधान ना तो संघात्मक है और ना ही एकात्मक, जबकि भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है। भारत का जो संविधान है वो मूलतः संघात्मक है, लेकिन उसमें एकात्मक विशेषताओं का भी समावेश किया गया है, इसलिए कारण हमारा गलत है और कथन हमारा सही है। हमारा सही आंसर होगा ए सही है, लेकिन आर गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। ध्यान रखिएगा कि भारतीय संविधान मूलतः संघात्मक संविधान है, लेकिन उसमें साथ ही एकात्मक विशेषताओं का समावेश भी किया गया है। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। आपसे क्या पूछा गया है कि कौन सा अधिकार है या फिर कौन सा अधिकार नहीं है। इसमें हम कई बार गलती कर देते हैं, इसीलिए पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, आराम से पढ़िएगा, क्योंकि हो सकता है कि आपसे आता हुआ क्वेश्चन गलत हो जाए। तो इसमें कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? ऑप्शन है ए विधि के समक्ष समानता, ऑप्शन बी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन सी प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार और ऑप्शन डी शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। ये अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। क्यों? भारतीय संविधान में कुछ मूल अधिकार ऐसे हैं जो केवल नागरिकों को प्राप्त हैं, यानी जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं, विदेशी नागरिकों को वो प्राप्त नहीं है। तो वो अधिकार कौन से हैं? वो अधिकार है आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 के द्वारा जो अधिकार प्रदान किए गए हैं, ये सभी अधिकार, ये सभी मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त हैं। ये मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। तो जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है वो आर्टिकल 19 के तहत आता है, इसीलिए ये अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। तो ध्यान रखिएगा कौन से मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है, इन पांचों को आप ध्यान रखिएगा।
और इन पांचों में क्या है वो भी देख लेते हैं। आर्टिकल 19 का आपको पता ही चल गया है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। आर्टिकल 15 में है धर्म, मूल वंश, लिंग, जाति या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। आर्टिकल 16 में वर्णन किया गया है लोक नियोजन के अवसर में विषयों की समानता। आर्टिकल 29 में है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। और आर्टिकल 30 में है धर्म या भाषा पर आधारित प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय को अपनी मनपसंद के शिक्षण संस्थानों की स्थापना करने और प्रशासन का अधिकार होगा। तो ये पांचों अधिकार केवल भारत के नागरिकों को ही प्राप्त हैं। जबकि विधि के समक्ष समानता, प्राणोदेक स्वतंत्रता का अधिकार और शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये तीनों ही अधिकार विदेशी नागरिकों और भारतीय नागरिकों दोनों को प्राप्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व उसके पद से हटाया जा सकता है। ऑप्शन है ए प्रधानमंत्री की संस्तुति पर राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन बी यदि लोकसभा इस आशय का प्रस्ताव पारित कर दे। ऑप्शन सी यदि लोकसभा और प्रधानमंत्री इस प्रकार का निर्णय ले लें। और ऑप्शन डी यदि संसद के दोनों सदन इस आशय का प्रस्ताव पारित करें। तो लोकसभा के अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व उसके पद से हटाया जा सकता है यदि लोकसभा इस आशय का प्रस्ताव पारित कर दे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इफ द लोकसभा पासिस अ रिजोल्यूशन ऑफ दिस इफेक्ट टू दिस इफेक्ट, यदि लोकसभा इस आशय का प्रस्ताव पारित कर दे तो लोकसभा अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व उसके पद से हटाया जा सकता है। और जब लोकसभा अध्यक्ष को उसके पद से हटाने का जो प्रस्ताव हो वो लोकसभा में विचाराधीन हो, तब लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो पीठासीन नहीं होता है। वो सिर्फ एक सामान्य लोकसभा के सदस्य के रूप में वहां उपस्थित होता है। वो वहां पर बोल सकता है, लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है, लेकिन वो पीठासीन वहां नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है। ऑप्शन है ए राष्ट्रपति। ऑप्शन बी लोकसभा का अध्यक्ष। ऑप्शन सी वित्त सचिव। और ऑप्शन डी वित्त मंत्री। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लोकसभा का अध्यक्ष। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय करता है लोकसभा का अध्यक्ष। और लोकसभा अध्यक्ष का जो निर्णय होता है वो अंतिम होता है, उसे किसी भी कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती है। और ये भी ध्यान रखिएगा कि धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पुरस्तावित किया जा सकता है। राज्यसभा में धन विधेयक को पहले प्रस्तावित नहीं किया जा सकता। और धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही लोकसभा में प्रस्तुत किए जाते हैं, ये भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र व राज्यों के मध्य वित्त का बंटवारा किया जाता है। ऑप्शन है ए वित्त मंत्रालय की सिफारिश पर। ऑप्शन बी वित्त आयोग की सिफारिश पर। ऑप्शन सी रिजर्व बैंक की सिफारिश पर। और ऑप्शन डी नाबार्ड की सिफारिश पर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वित्त आयोग यानी कि फाइनेंस कमीशन की सिफारिश पर, फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन पर। केंद्र और राज्यों के मध्य वित्त का जो बंटवारा किया जाता है, फाइनेंस का जो बंटवारा किया जाता है, वो किया जाता है वित्त आयोग की सिफारिश पर। और वित्त आयोग का जो वर्णन है वो है आर्टिकल 280 के तहत वित्त आयोग का वर्णन किया गया है। वित्त आयोग का गठन प्रत्येक 5वें वर्ष राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी, यानी कि फर्स्ट डे जो सेशन हुआ था भारतीय संविधान सभा का, उसकी अध्यक्षता किसने की थी। ऑप्शन है ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और ऑप्शन डी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, क्योंकि संविधान सभा का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था वो हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, यानी यही संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन था। इसकी अध्यक्षता आचार्य जे.बी. कृपलानी के सुझावों पर जो सबसे वरिष्ठ सदस्य थे संविधान सभा में, वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, उन्हें सौंपी गई थी। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में 9 दिसंबर 1946 को सर्वसम्मति से चुना गया था। उसके बाद 11 दिसंबर 1940 को जब संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया था।
तो ध्यान रखिएगा, संविधान सभा के जो पहले दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता थी वो की गई थी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा। और कुछ बच्चे कुछ कमेंट भी करेंगे कि मैम थोड़ा सा लेवल बढ़ाइए। अगर आपको उस क्वेश्चन का आंसर आता है तो वो आपको इजी लगेगा, और अगर आपको उस क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है तो वो आपको कठिन लगेगा। इसलिए क्वेश्चन के लेवल से नहीं फर्क पड़ता है, अगर आपको आता है तो वो आपके लिए सभी क्वेश्चन आपको इजी लगेंगे, और अगर आपको नहीं आता है तो आपको एक फैक्ट वाला क्वेश्चन भी बहुत हार्ड लगेगा। तो इसीलिए मिक्स है सब, एक आध क्वेश्चन आपको फैक्चुअल मिलेगा क्योंकि पूछा भी जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम विधि अधिकारी यानी कि फर्स्ट लॉ ऑफिसर के रूप में कौन जाना जाता है? ऑप्शन है ए भारत का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी भारत का विधि मंत्री, ऑप्शन सी भारत का महान्यायवादी और ऑप्शन डी विधि सचिव। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारत का महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये भारत के प्रथम विधि अधिकारी के रूप में जाने जाते हैं। जो भारत का महान्यायवादी होता है वो भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है। और महान्यायवादी का जो होता है उसका वर्णन किया गया है भारतीय संविधान के आर्टिकल 76 के तहत। भारतीय संविधान के आर्टिकल 76 क्लोज 1 के तहत जो महान्यायवादी है उसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, और आर्टिकल 76 क्लोज 4 के तहत महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही अपना पद धारण करते हैं। ये भी आप ध्यान रखिएगा। जो महान्यायवादी होता है उसे संसद के दोनों सदनों में और संसद की किसी कमेटी में बोलने का अधिकार होता है, संसद के दोनों सदनों में बोलने का अधिकार होता है, संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार होता है, लेकिन उसे मत देने का अधिकार नहीं होता है क्योंकि वो संसद का सदस्य नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन है ए मद्य निषेध, ऑप्शन बी काम का अधिकार, ऑप्शन सी समान कार्य हेतु समान वेतन और ऑप्शन डी सूचना का अधिकार। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सूचना का अधिकार। जो सूचना का अधिकार है वो नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है, क्योंकि सूचना के अधिकार को दिया गया था सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना के अधिकार को दिया गया था। ये एक कानूनी अधिकार है। सूचना का अधिकार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है। और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान के भाग 4 के तहत आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक इनका वर्णन है। आयरलैंड के संविधान से इन्हें लिया गया है, ध्यान रखिएगा। मद्य निषेध, काम का अधिकार और समान कार्य हेतु समान वेतन, ये तीनों ही राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों को, सभी शिशुओं को शिक्षा का अधिकार यानी कि राइट टू एजुकेशन क्या है? ऑप्शन है ए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित है, ऑप्शन बी मूल अधिकार है, ऑप्शन सी सांविधिक अधिकार है, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मूल अधिकार है। 6 वर्ष की आयु से लेकर 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों को जो शिक्षा का अधिकार है वो मूल अधिकार है। आर्टिकल 21A के तहत, आर्टिकल 21A के तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा का अधिकार एक मूल अधिकार है, जबकि जो 0 से 6 वर्ष की उम्र के बच्चे हैं उन्हें उनकी प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा का अधिकार वो नीति निर्देशक तत्वों में सम्मिलित किया गया है आर्टिकल 45 के तहत। ये भी आप ध्यान रखिएगा। और 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार में शामिल किया गया आर्टिकल 21A के तहत। आर्टिकल 21A के तहत ये किया गया था 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक यानी कि कैग, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। तो सबसे पहला पॉइंट आपको यही ध्यान रखना है कि जो कैग हैं, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक हैं, उनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और उन्हें अपने पद से हटाया जाता है। किस प्रकार से? ऑप्शन है ए राष्ट्रपति के द्वारा, ऑप्शन बी संसद के दोनों सदनों के संबोधन पर, ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा और ऑप्शन डी राष्ट्रपति की संस्तुति पर सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा।
तो सबसे पहले बात करते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग की। तो इसका वर्णन मिलता है हमें आर्टिकल 148 के तहत। आर्टिकल 148 के तहत नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का प्रावधान किया गया है, यानी कि संविधान में इसका वर्णन है। तो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति तो राष्ट्रपति के द्वारा होती है, ये ध्यान रखिएगा, लेकिन उन्हें उनके पद से हटाया जाता है संसद के दोनों सदनों के संबोधन पर। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होते हैं उन्हें उसी रीति से और उसी आधारों पर हटाया जा सकता है जिस रीति और जिन आधारों पर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है। आर्टिकल 124 क्लोज 4 के तहत सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उन्हें उनके पद से हटाया जाता है, उसका प्रावधान है आर्टिकल 124 क्लोज 4 में। तो जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक हैं उन्हें उनके पद से उसी रीति से और उसी आधार पर हटाया जा सकता है जिस रीति और इस आधार पर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति तो राष्ट्रपति के द्वारा होती है, लेकिन उन्हें उनके पद से संसद के दोनों सदनों के संबोधन पर हटाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लाभ के पद यानी कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का निर्णय कौन करेगा? ऑप्शन है ए राष्ट्रपति एवं राज्यपाल, ऑप्शन बी संघीय संसद, ऑप्शन सी उच्चतम न्यायालय और ऑप्शन डी संघ लोक सेवा आयोग। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी संघीय संसद। जो लाभ का पद है कि संसद और राज्य विधानमंडलों में किसी सदस्य की सदस्यता के लिए जो कोई लाभ का पद है या नहीं, उसका निर्णय भारतीय संविधान के आर्टिकल 102 क्लोज 1 और सब क्लोज क के तहत राज्यों में केंद्र में संसद के द्वारा किया जाता है और राज्यों में आर्टिकल 191 क्लोज 1 और सब क्लोज क के तहत राज्य विधानमंडलों के द्वारा किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, संसद और राज्य विधानमंडलों की सदस्यता के लिए कोई पद लाभ का पद है या नहीं, उसका निर्णय केंद्र में करती है संसद आर्टिकल 102 क्लोज 1 सब क्लोज ए के तहत, और राज्यों में करते हैं राज्य विधानमंडल आर्टिकल 191 क्लोज 1 और सब क्लोज क के तहत। लेकिन अगर कोई व्यक्ति संसद या राज्य विधानमंडल से लाभ के पद के आधार पर निरह घोषित किया गया है, अयोग्य घोषित किया गया है, तो वो उसके लाभ के पद के कारण अयोग्य है या नहीं, तो उसका निर्णय करते हैं राष्ट्रपति और राज्यपाल। केंद्र में राष्ट्रपति और राज्यों में राज्यपाल। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी संघीय संसद, क्योंकि यहाँ सिर्फ लाभ का पद पूछा गया है, तो उसका निर्णय करते हैं केंद्र में संसद और राज्यों में राज्य विधानमंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा आधिकारिक तौर पर एक राजनीतिक दल अथवा राजनीतिक दलों के गठबंधन को विपक्ष की मान्यता देने हेतु कम से कम होने चाहिए, यानी कि कितने सदस्य होने चाहिए? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा आधिकारिक तौर पर अगर किसी राजनीतिक दल को विपक्ष की मान्यता देनी है तो उसके संसद में कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए लोकसभा में? ऑप्शन है ए 50 सदस्य, ऑप्शन बी 60 सदस्य, ऑप्शन सी 80 सदस्य और ऑप्शन डी लोकसभा की कुल सदस्यता का 1/3। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 60 सदस्य। लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा आधिकारिक तौर पर किसी राजनीतिक दल को विपक्ष की मान्यता हेतु कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए? कुल सदस्य संख्या का 1/10 होना चाहिए, यानी कि कम से कम 55 या उससे अधिक सदस्य हो सकते हैं। 55 या अधिक, 55 या उससे अधिक जो सदस्य हो सकते हैं, तब किसी राजनीतिक दल को लोकसभा में विपक्ष की मान्यता लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा दी जाती है। इसीलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 60 सदस्य। मिनिमम 55 और उससे अधिक कितने भी हो सकते हैं, और वैसे है 1/10। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है? कौन सा प्रस्ताव मंत्रिपरिषद यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रखती है संसद में? ऑप्शन है ए अविश्वास प्रस्ताव, ऑप्शन बी भर्त्सना प्रस्ताव, ऑप्शन सी स्थगन प्रस्ताव और ऑप्शन डी विश्वास प्रस्ताव। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी विश्वास प्रस्ताव। भारत में जो मंत्रिपरिषद लोकसभा में प्रस्ताव रख सकती है वो है विश्वास प्रस्ताव यानी कि कॉन्फिडेंस मोशन। मंत्रिपरिषद के द्वारा विश्वास प्रस्ताव यानी कि कॉन्फिडेंस मोशन रखा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, जबकि जो विपक्ष होता है उसके द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है।
तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव रखता है और मंत्रिपरिषद या जो सत्तारूढ़ दल होता है वो विश्वास प्रस्ताव रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वित्तीय आपातकाल यानी कि फाइनेंशियल इमरजेंसी की घोषणा आज तक कितनी बार की गई है? ऑप्शन है ए 5 बार, ऑप्शन बी 4 बार, ऑप्शन सी 1 बार और ऑप्शन डी कभी नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कभी नहीं, नेवर। भारत में वित्तीय आपातकाल यानी कि फाइनेंशियल इमरजेंसी की घोषणा आज तक कभी भी नहीं की गई है और वित्तीय आपातकाल का वर्णन किया गया है भारतीय संविधान के आर्टिकल 360 के तहत। ये भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि यानी कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है? कौन सा ऐसा व्यय है जो भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है? ऑप्शन है ए भारत के राष्ट्रपति के वेतन और भत्ते, ऑप्शन बी भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन और भत्ते, ऑप्शन सी भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन तथा भत्ते और ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष का वेतन तथा भत्ते। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन और भत्ते, क्योंकि भारत के उपराष्ट्रपति का जो वेतन और भत्ते हैं वो भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है, क्योंकि भारत के उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति के रूप में कोई वेतन नहीं दिया जाता है, बल्कि भारत के उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन दिया जाता है। इसीलिए इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी कि भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन और भत्ते, इसका तो कोई जिक्र ही नहीं है, क्योंकि भारत के उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन दिया जाता है, उपराष्ट्रपति के रूप में कोई वेतन नहीं दिया जाता है। इसीलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। जबकि भारत के राष्ट्रपति के वेतन और भत्ते, भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते और लोकसभा अध्यक्ष का वेतन और भत्ते, ये सभी भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के द्वारा संकट काल यानी कि इमरजेंसी की घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के अंतराल में होना आवश्यक है? ऑप्शन है ए 14 दिन, ऑप्शन बी 1 माह, ऑप्शन सी 3 माह और ऑप्शन डी 6 माह। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 1 माह, 1 मंथ। संसद के द्वारा संकट काल यानी कि इमरजेंसी की घोषणा का अनुमोदन 1 माह के अंदर होना आवश्यक है। और संकट काल मतलब कि आर्टिकल 352, इसकी घोषणा की जाती है आर्टिकल 352 के तहत, उसका अनुमोदन संसद के द्वारा 1 माह के अंदर होना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त आयोग यानी कि फाइनेंस कमीशन राष्ट्रपति को संस्तुति भेजने में मुख्य रूप से संबंधित है। ऑप्शन है ए राज्यों को दिए जाने वाले अनुदान के सिद्धांत से, ऑप्शन बी राज्यों एवं केंद्र के बीच करों के बंटवारे से, ऑप्शन सी ना तो एक और ना ही दो और ऑप्शन डी ए और बी दोनों। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों से। जो वित्त आयोग है आर्टिकल 280 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा गठन किया जाता है। वित्त आयोग राष्ट्रपति को जो सिफारिशें देता है, जो संस्तुति भेजता है, वो मुख्य रूप से संबंधित होती हैं राज्यों को दिए जाने वाले अनुदानों के सिद्धांत से और राज्यों और केंद्र के बीच करों के बंटवारे से वो सिफारिशें संबंधित होती हैं। इसीलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। ये हमारा पार्ट नंबर 10 है, यानी कि प्रैक्टिस सेट नंबर 10 है। 9 टेस्ट हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप उन्हें देख सकते हैं। और साथ ही हम मॉडर्न हिस्ट्री का भी स्टार्ट कर रहे हैं, उसके भी 2 पार्ट हो चुके हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। आपका जो भी डाउट हो, जो भी क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छे से पढ़िए, रिवाइज कीजिए। बेस्ट ऑफ लक।